दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी तकलीफ के साथ आई आज जब सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। उस वक़्त आस्था से भरे डुबकी लगाने वाले बहुत सारे श्रद्धालु मौत की नींद सो गए। और ये सब जो कुछ हुआ, पूरा दिन लग गया योगी सरकार को शाम में 6 बजे जाकर के उन्होंने अपने आंकड़े बताए कि कितने लोगों की मौत हुई। उनका कहना है कि 30 लोगों की मौत हुई। लेकिन वहाँ पर कई पत्रकारों से हमारी बात हुई, कई वहाँ के निवासी जो है उनसे बात हुई, जो लोग मेले में काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, देख रहे थे, उनसे बात हुई। कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जिन्होंने एम्बुलेंस के कैलकुलेशन किया कि कितनी बार एम्बुलेंस वहाँ आई गई। बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पर जो जुटाई गई, उससे बहुत ज़्यादा सीधे-सीधे शक लगता है कि यूपी सरकार जो है वो अपने आंकड़े छुपा रही है और अपने फेलियर को इन आंकड़ों के नीचे दबा रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार तमाम और भी साधु संत जो हैं वो काफ़ी वक़्त से कह रहे थे कि प्रशासन में ठीक से काम नहीं किया है और निकम्मी प्रशासन है ये और इस तरह से ये सब चीज़ें और उसके बाद ये देखने को भी मिला। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि उनके परिवार वालों की बॉडी कहाँ है। तमाम तरह की तकलीफ वाली तस्वीरें आप देख चुके हैं और बड़ी बात ये है कि जिसको आप अपना तुरुप का इक्का मान रहे हैं चुनाव के लिए, उसके लिए ही आप खर्चा नहीं करना चाहते, उसी के लिए सिस्टम में काम नहीं करना चाहते, उसी को नज़रअंदाज करके आप वीआईपी कल्चर और वीआईपी लोगों के लिए अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर देना चाहते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर सीपी राय जी हैं, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएँगे और समझेंगे। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से एक आप सोचते हैं कि ये लोग आपको वोट देंगे, लेकिन आप इनको सुरक्षा तक नहीं दे सकते। एक पवित्र स्थान पर डुबकी लगाने की एक इत्मीनान से सुकून नहीं दे सकते, उसके बदले में उल्टा मौत ले लेते हैं। कई लोग अपने घरों से निकले थे कि वो दर्शन करके जाएँगे, पहाड़ों पे तो सोचते हैं कि लोग वहाँ पर आपदाओं में किस तरह की परिस्थितियों में जान खो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर जान दे लेना, यहाँ लोग की जान चले जाना, सर ये आपको लगता है कि यूपी सरकार यहाँ पर नंबर छिपा रही है? पहली बात तो विनीता, उत्तर प्रदेश के नाम पर कलंक है ये। बदनामी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश सरकार के कुकर्मों की बदनामी पूरे उत्तर प्रदेश को झेलनी पड़ रही है। संख्या कितनी छुपाई जा रही है, ये तो कहीं न कहीं सामने आ जाएगी, क्योंकि तमाम लोग अपने परिवारीजनों की बॉडी ढूँढ रहे हैं। वो इलाहाबाद की मोर्चरी में ही ले जाई गई या कौशाम्बी और अगल-बगल के दूसरे फतेहपुर इत्यादि दूसरे जिलों को भी रवाना कर दिया गया। ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक मोर्चरी में इतनी जगह नहीं होती है। एक जगह उतने लोगों का पोस्टमार्टम एक साथ हो नहीं सकता, रखने की जगह भी नहीं होती है। इसलिए अभी धीरे-धीरे पता लगेगा और जब लोग सामने आएँगे और बताएँगे कि हमारे हमारे परिजन नहीं मिल रहे हैं, तो शायद वो संख्या इकट्ठी हो पाए, नहीं तो सरकार छुपाने में कामयाब हो जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में विनीता एक बार इसी तरह से वीआईपी का कुछ मूवमेंट हुआ था और एक हाथी भी शायद भड़क गया था और उस समय बहुत बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तब 2-3 फैसले किए थे। एक फैसला ये किया था कि इस तरह के कार्यक्रम में कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा फैसला उन्होंने तभी से अखाड़ा सिस्टम बनाया था कि अलग-अलग अखाड़े जो हैं, वो अलग-अलग टाइम पर अपना-अपना स्नान करेंगे, जिससे चीज़ें व्यवस्थित हो सकें। तीसरा ये किया था कि हाथी इत्यादि के आने पर रोक लग गई थी। विभूति नारायण राय एक नाम सुना हुआ होगा आपका भी, आईपीएस अफसर हैं, डीजीपी से रिटायर हुए, कुलपति रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के, मेरे कज़न लगते हैं। ये 88-89 की बात है, ये एसएसपी कुंभ मेला थे। उस समय भी भारी भीड़ आ रही थी और मुझे ध्यान है कि इन्होंने कुछ ऐसी व्यूह रचना और रणनीति बनाई थी कि किसी भी हालत में कोई भगदड़ ना बचे, लोग एक तरफ से आते जाएँ, चाहे थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ जाए, जैसे जिग-जैग टाइप का और उसके बाद दूसरी तरफ से निकलते चले जाएँ। उस समय उनके ऊपर भी दबाव पड़ा था, कई मंत्रियों के फ़ोन आए और लोगों के आए कि उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। तो इन्होंने और डीएम ने आपस में राय बात की और मुख्यमंत्री से बात कर ली सीधे और मुख्यमंत्री को बताया कि देखिए यहाँ पर अगर वीआईपी लोग आएँगे, तो इतने भारी जनमानस जो आ रहा है उसको सँभालना मुश्किल पड़ जाएगा, कोई घटना घट सकती है। और तब के मुख्यमंत्री इतने समझदार होते थे, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एसएसपी और डीएम से कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम देखिए और मंत्रियों को एक आदेश जारी कर दिया, कोई मंत्री कुंभ में जाना चाहे तो व्यक्तिगत अपनी हैसियत से वो जा सकता है।
लेकिन उसके लिए किसी तरह का कोई वीआईपी प्रोटोकॉल इत्यादि नहीं पालन किया जाएगा। उसके उलट ये सरकार लगातार देश भर में घूम घूम करके निमंत्रण पत्र बांट रही थी कि आप लोग कुंभ मेला में आइए, और तमाम बड़े पैमाने पर उसका प्रचार किया जा रहा था। उस प्रचार के कारण भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, वीआईपी का भी मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा, और तमाम साधु संत लगातार कह रहे थे कि प्रशासन इंतजाम नहीं कर पा रहा है, तो ये इसे फौज के अन्य लोगों के जिम्मे कर दिया जाए। परसों मैंने एक वीडियो किया था, एक लाइव किया था एक टीवी चैनल के लिए छोटा सा, उसमें मैंने इसका जिक्र किया था और मैंने शंका व्यक्त किया था कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना न घट जाए। मेरी बात सच नहीं हुई होती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मेरी आशंका सही साबित हुई। कई साधु संत भी जो समझदार ईमानदार हैं, वो भी उंगली उठा रहे थे। एक तो शंकराचार्य ही कह रहे हैं कि एक ही उद्देश्य से एक ही जगह पर आए हुए लोगों को आप दो तरह से ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अगर लोग धर्म की आस्था लेकर के आए हैं और एक ही काम कुंभ में स्नान करने आए हैं, कुछ लोग वीआईपी कैसे हो सकते हैं, कुछ लोग आम जनता कैसे हो सकते हैं। लेकिन यही फर्क है आरएसएस और बीजेपी में। इन लोगों के लिए राजनीति बड़ी चीज है, इनका काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, इनका नारा है। और जिस बड़े पैमाने पर फूहड़ तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, विनीता जी आप बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता में हैं और तमाम तरह के कार्यक्रम आपने राजनीतिक गैर राजनीतिक कवर किए होंगे। हम लोगों ने भी राजनीति में बहुत कुछ किया है, और तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को जब हम करते हैं तो ये अंदाज लगा लेते हैं करीब कितने लोग आएंगे। उसमें 19-20 का फर्क तो चल जाता है कि हमने 1000 का इंतजाम किया, 1200 लोग आ गए, कोई बात नहीं, वो इंतजाम हो जाता है। और उसमें हम लोग ये आकलन करते हैं, एक अनुभव हो गया है कि अगर लोगों को बैठाना है तो 4 बाई 4 या मिनिमम 3 बाई 3 की जगह चाहिए, 3 फुट बाई 3 फुट। थोड़ा आराम से बैठना है तो 4 फुट बाई 4 फुट चाहिए, जिससे वो निकल भी सके अपने आमने सामने से। और अगर सोने की व्यवस्था भी करनी है तो 7 फुट बाई 4 फुट की प्रति व्यक्ति जगह प्लस आने जाने का रास्ता। यहाँ तो ये भी परिस्थितियां हैं कि जो लोग आते हैं वो अपना खाना भी खुद लेके आते हैं, लाद के। अपने देखा, अपने 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 सर पर बड़ी बड़ी पोटली और बोरियां लाद लाद के लोग लाए हैं और खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। नीचे जमीन है, ऊपर आसमान है। हजारों करोड़ रुपया पता नहीं किसके ऊपर खर्च हुआ, क्या किया गया नहीं मालूम। और खाना भी लोग खुद बनाते हैं, तो खाना बनाने की जगह भी चाहिए उनको, शौच की जगह भी चाहिए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कोई महिला थी जो बता रही थी कि चारों तरफ शौच किया हुआ है और तमाम तरह की गंदगी फैली हुई है, जी, तमाम चीजें ऐसे फेंकी हुई है। वीडियोस काफ़ी आए हैं। इस तरह के वीडियो तमाम आए हैं। तो फिर ऐसे कुंभ का मतलब क्या है? और क्या सरकार के पास इस तरह के ज्ञानी लोग नहीं है जो अंदाज लगा सके, जब आप खुद ही आकलन कर रहे हैं कि आज इतने करोड़ लोग आ गए हैं। सर मेरा एक वैसे सवाल तो है अपने कि आप में वो मजाक है अगर विनीता। अगर यहाँ पर नंबर्स घुमाए जा रहे हैं, दबाए नहीं जा रहे विनीता, हैं, वो तो छिपाए मजाक है। नंबर इसलिए घुमाए जा रहे थे कि उसके आधार पर धंधा किया जा सके, मोटा धंधा, मोटा बिल बनाया जा सके। जो मेला अधिकारी पहले मेले में भ्रष्टाचार का जिन पर आरोप लग चुका है, वही मेला अधिकारी फिर मेला अधिकारी बना दिए गए हैं। और बड़े पैमाने पर इलाहाबाद के रहने वाले बहुत सारे हमारे मित्र दोस्त हैं जिनकी जिंदगी वहीं बीती है। उन लोगों से मुलाकात भी हुई थी मेरी, ये बात भी हुई थी इस दौर में। वो कह रहे थे उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इतनी अव्यवस्था कभी नहीं देखा। आज तक कुंभ आ गया और कभी तक काम पूरे नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद फिर अगर 30 पुल है तो 15 पुल वीआईपी के लिए और 15 पुल अपने लाखों जनता के लिए। ठीक है, आप जब खुद ही आप करोड़ों के आंकड़े बता रहे थे, तो क्या आप उसका आकलन कर रहे थे कि करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, उनको सोने का साधन क्या होगा, उनके लैट्रिन बाथरूम जाने का साधन क्या होगा? क्या उसकी कोई प्लानिंग आपने की थी? क्या आपने जगह जगह पर पार्ट्स में बांट करके, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके कुंभ मेला क्षेत्र को, क्या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग माइक सिस्टम और वहां की स्थानीय परिस्थितियां देखकर, मानी जो कई किलोमीटर में फैला हुआ है, किसी एक जगह से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हो सकता है बशर्ते उतने हजारों या उतने लाखों वहां कैमरे लगा दिए जाए, नहीं तो उसको अलग अलग पार्ट में बांट करके अलग अलग तरह के छोटे छोटे टुकड़े में वहां प्रशासनिक व्यवस्था कायम करना चाहिए था। क्या आपने किया? क्या उनका अलग अलग संचालन का कोई सिस्टम बनाया आपने? तो ये सारे सवाल हैं। ये जितनी मौतें हुई हैं, ये इसके लिए गुनाहगार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार और मेला प्रशासन में लगे हुए तमाम अधिकारी हैं। ये इस गुनाह से बच नहीं सकते, इसकी जवाबदेही इनकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के माथे पर एक भारी कलंक लग गया है। 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी विनीता, उस वक्त आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे और वो कुंभ मेला के प्रभारी भी थे। उस वक्त उन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था किया था, पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में लोग कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला।
वहां के सारे साधु संतों ने, जितने साधु संत हैं, सब लोगों ने आजम खान साहब को बुला करके उनका सम्मान किया था और ये कहा था कि हमने इससे अच्छा इंतजाम कभी नहीं देखा। उस वक्त ये घटना घट गई थी, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पर घटी थी, कुंभ मेला क्षेत्र में नहीं घटी थी। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन जो एक प्लेटफॉर्म पर आती थी, उसके बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली गई कोई तकनीकी कारणों से। तो अचानक वो भीड़ उस प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ी और दौड़ने में कुछ लोग मर गए थे। वो घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी, कुंभ मेला क्षेत्र में नहीं हुई थी। वो आजम खां का इंतजाम था, जो निहायत ईमानदार और बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति है, जो जानते हैं कि काम कैसे होता है, प्लानिंग कैसे होती है। और दूसरी तरफ ये सरकार वहां मजाक कर रही थी। पूरी सरकार मंत्रिमंडल की बैठक के नाम पर वहां पर छपाक छपाक खेल रही थी। कुंभ मेला क्षेत्र में लोग पूजा करने जाते हैं, शांति से अपना हाथ जोड़ते हैं, पानी का अर्घ देते हैं, अपने ऊपर पानी डालते हैं और हाथ जोड़ करके सूर्य को नमस्कार करते हैं, गंगा माँ को नमस्कार करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मंत्रिमंडल के लोगों का वो दृश्य, जब मंत्रिमंडल के लोग छपाक छपाक पानी करके खेल रहे थे, वो मुख्यमंत्री के ऊपर पानी फेंक रहे थे, दूसरे ऊपर पानी फेंक रहे थे। दूसरा शर्मनाक दृश्य आपने देखा होगा, जब गृह मंत्री अमित शाह गए, तो तमाम साधु संत जिनके बड़े बड़े नाम है, जिनकी मेरे मन में बड़ी इज्जत थी, वो सब उनके ऊपर पानी डाल रहे थे, उनको अर्घ दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अमित शाह ही भगवान है। अगर अमित शाह ही भगवान है, उनके ऊपर ही अर्घ देना था, तो फिर इन साधु संतों को मानने की आवश्यकता क्या है? ये इतना फूहड़, इतना इतना गंदा इंतजाम, इतनी गंदी व्यवस्था, इतनी गंदी हरकतें। और किसी ने कहा था कि फकीरों का, बादशाहों से फकीरों का बड़ा था मर्तबा, लेकिन उनका जब तक सियासत से कोई मतलब न था। उसको लज्जित किया इन सारे लोगों ने। और ये मौतें वो 20 हो या 200 हो या 100 हो या 150 हो, जो भी वो सामने आएगी, हम उसको अभी कुछ नहीं कहना चाहते, हम कोई अफवाह भी नहीं फैलाना चाहते। आपका चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, हम इस पर ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते। वो तो समय बता देगा कितनी मौतें हुई, कितने लोग घायल हुए, कहाँ ले जाए गए, लोगों की चीखें, लोगों का रोना बता देगा। क्योंकि किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बीवी चली गई, किसी की बहन और माँ चली गई, किसी का दोस्त चला गया। योगी आदित्यनाथ ये जवाब दें कि कैसे लौटाएंगे उनको, नरेंद्र मोदी जवाब दें कि कैसे लौटाएंगे उनको, अमित शाह जी। जवाब दें कि उनको कैसे लौटाएंगे, और पूरी आरएसएस की जवाब ये जवाब दे कि कैसे लौटाएगी। कल हमारा खून चूस करके जो खजाने में पैसा जमा किया गया है, उस खजाने से कुछ कुछ लाख रुपए में इन लोगों की मौत को खरीदने की कोशिश की जाएगी, उसकी बोली लगाई जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा शर्मनाक काम होता है। लेकिन इनको जवाब तो देना पड़ेगा कि इस मौतों का गुनाहगार कौन। अगर लाल बहादुर शास्त्री एक ट्रेन के एक्सीडेंट में इस्तीफा दे सकते हैं, अगर मधु दंडोते एक ट्रेन के एक्सीडेंट में इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरे देश की प्रधानमंत्री एक छोटे से एक्सीडेंट में कुछ लोगों के मरने प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? ये बड़ा सवाल आज का, आपकी इस चर्चा का मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल आज ये है। जी विनीता जी। जी सर, 2027 के चुनाव से पहले ये महाकुंभ, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं और एक बड़े वोट बैंक की तरह जब आप उसको देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, उसे टारगेट करते हैं, तो उसके लिए वो इंतजाम भी होने चाहिए जो इंतजाम नहीं रहे हैं। सबसे बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। ये बहुत क्लियर कट, मतलब इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई आयोजन हो भी रहा है, तो वो इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि उसे मैनेज ना किया जा सके, कि लोग को नहीं, सुरक्षित अपने घर सवाल तक चले सवाल ये जाएं। विनीता, सवाल ये है कि इस वक्त जब ये आयोजन हो रहा है, करोड़ों लोग यहाँ, अगर आप कह रहे हैं करोड़ों आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ करोड़ 2 करोड़ नहीं, 40 करोड़, करोड़ 2 करोड़ भी आ रहे हैं, तो करोड़ 2 करोड़ की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। फिर ऐसे में मुख्यमंत्री को पूरे टाइम उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, किसी जिम्मेदार मंत्री को लगाना चाहिए था जो उसकी मॉनिटरिंग करता, उस पर ध्यान देता। उसके बदले में मंत्री, इनके मंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार में लगे हुए हैं। उनके लिए प्रचार ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, करोड़ों लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं ये। उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में आने वाले लोग थे, लेकिन वो सेवा किसकी करेंगे? अमित शाह की और मोदी की। उनकी सेवा में हाजिर जी, रहेंगे, बाकी जनता भाड़ में जाए। वो चुनाव में भाषण जी। देते घूम रहे हैं वहां दिल्ली में, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, ये बहुत तकलीफ की बात है, क्योंकि जिस जनता को आप कुचलने के लिए ऐसे कीड़े-मकोड़े की तरह आपने छोड़ दिया, इतनी बड़ी तादाद सिर्फ नंबर्स के लिए रह गई कि हमने इतने बड़ा इवेंट किया, लेकिन उसके लिए वो तैयारियाँ नहीं रही हैं। ऐसे में सवाल उन कैग की रिपोर्ट पर भी उठता है, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है ऐसे आयोजनों पर कड़ी नज़र रखना और ये देखना कि सरकार कितना खर्चा करके लोगों को यहाँ सहूलियत देती है। वो कैग की रिपोर्ट भी इन दिनों सोई रहती है, वो चुनाव से ठीक पहले आकर के कहीं शीश महल या कुछ इस तरह की चर्चाएँ करते हुए दिखाई देती है। वो भी इस वक़्त गहरी निंद्रा में है। ये बड़ी चिंता की बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन दिस इश्यू। थैंक यू सर।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।